ऑनलाइन फैंटेसी गेम से कमाए हुए अपने 12,500 रुपए वापस लो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अपने 12,500 रुपए वापस लो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस चैनल गाइड रोबो में स्वागत है। मैंने इस वीडियो में कोई भी ऑनलाइन फैंटेसी गेम के बदले ड्रीम 11 शब्द का इस्तेमाल किया है। जहां भी ड्रीम 11 है, उसका मतलब है कोई भी ऑनलाइन फैंटेसी गेम। आज मैं ड्रीम 11 यूजर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त फायदे की जानकारी लेकर आया हूं। आज मैं केवल और केवल ऑनलाइन फैंटेसी गेम से होने वाले इनकम पर इनकम टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात करूंगा। आज का वीडियो ड्रीम 11 यूजर्स के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ड्रीम 11 यूजर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखें। ये वीडियो देखने के बाद आप अपने 12,500 रुपए वापस पा सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 12,500 रुपए वापस पाने के लिए करना क्या होगा। आज के टॉपिक को मैंने 7 पॉइंट में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है रूल, दूसरा पॉइंट है Income tax rate, तीसरा पॉइंट है जीत का कैलकुलेशन और टीडीएस डिडक्शन, चौथा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ इनकम, पांचवा पॉइंट है set off of losses, छठा पॉइंट है deductions and exemptions on income, सातवां पॉइंट है। rebates, तो चलिए सभी पॉइंट को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है rule, तो चलिए जानते हैं ड्रीम 11 से होने वाली इनकम किस इनकम टैक्स रूल के तहत आती है। ड्रीम 11, माई टीम 11 इत्यादि से होने वाली इनकम धारा 56(2) के प्रावधानों के अनुसार इनकम टैक्स के अधीन आता है और जीते गए राशि को अन्य स्रोतों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक के तहत रखा जाता है। तो इसका मतलब है ड्रीम 11 से होने वाले इनकम पे आपको इनकम टैक्स देना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है कर की दर, इनकम टैक्स रेट। अब जानते हैं कि ड्रीम 11 से होने वाली इनकम पर टैक्स कितना लगता है। ड्रीम 11, माई टीम 11 आदि से होने वाली आय पर 30% की रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है। यह रेट व्यक्ति की टैक्स स्लैब रेट से स्वतंत्र होती है। इसका अर्थ यह है कि भले ही व्यक्ति की आय 0% स्लैब रेट में आती है, फिर भी कुल जीत पर अगर 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 30% की रेट से इनकम टैक्स लगाया जाता है। यदि पुरस्कार या जीत वस्तु, कार, बाइक, सोना आदि के रूप में प्राप्त होती है तो प्राप्त वस्तु के बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। इनकम टैक्स तब वस्तु के बाजार मूल्य पर लगाया जाता है। तो इसका मतलब हुआ ड्रीम 11 से होने वाले इनकम पे 30% की फ्लैट रेट से इनकम टैक्स लगता है। अब तीसरा पॉइंट है जीत का कैलकुलेशन और टीडीएस डिडक्शन। यहां हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कैलकुलेशन और टीडीएस डिडक्शन समझने का कोशिश करते हैं। ड्रीम 11 के अनुसार ड्रीम 11 आपकी नेट विनिंग की गणना कैसे करता है। पहला एग्जाम्पल, अगर आप 2,000 रुपए की एंट्री के साथ एक प्रतियोगिता में शामिल हुए और 12,000 रुपए जीते तो आपकी कुल जीत होगी 12,000 रुपए माइनस 2,000 रुपए इज इक्वल टू 10,000 रुपए। इस प्रतियोगिता के लिए कोई टीडीएस नहीं है क्योंकि इनकम टैक्स तभी लागू होता है जब आपकी नेट विनिंग 10,000 रुपए से अधिक होती है। तो इसका मतलब हुआ ड्रीम 11 टीडीएस तभी काटेगा जब आपका नेट विनिंग 10,000 रुपए से ज्यादा हो। दूसरा एग्जाम्पल,
अगर आप 2000 रुपए की एंट्री के साथ एक प्रतियोगिता में शामिल हुए और यदि आप 13,000 रुपए जीतते हैं तो इस प्रतियोगिता में आपकी नेट विनिंग होगी 13,000 रुपए माइनस 2,000 रुपए इज इक्वल टू 11,000 रुपए और 11,000 रुपए पर 30% टीडीएस लागू होगा। तीसरा एग्जाम्पल, आप 1,000 रुपए की एंट्री शुल्क के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुए, 500 रुपए कैश बोनस का इस्तेमाल किया, 20,000 रुपए जीते तो आपकी नेट विनिंग 20,000 रुपए माइनस 500 रुपए इज इक्वल टू 19,500 रुपए होगी। यहाँ नेट विनिंग पर टीडीएस की गणना करते समय 500 रुपए कैश बोनस को एंट्री शुल्क के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है ड्रीम 11 द्वारा दिया गया कैश बोनस भी आपके इनकम में शामिल होता है। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से भी मोस्ट यूजर्स को पता होगा। अब आगे के पॉइंट में जो जानकारी मैं देने जा रहा हूँ वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। पीछे के सारे पॉइंट वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए जरूरी था, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, आय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इनकम। इसको समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए रोबो ने किसी फाइनेंशियल ईयर में 3 गेम खेला और गेम 1 से नेट विनिंग 50,000 रुपए हुआ, गेम 2 से नेट विनिंग 40,000 रुपए हुआ, गेम 3 से लॉस 20,000 रुपए हुआ। तो इस तरह से उस फाइनेंशियल ईयर में ड्रीम 11 से रोबो को नेट विनिंग 70,000 रुपए हुआ, तो उसको इनकम टैक्स 70,000 रुपए पर देना होगा, न कि 90,000 रुपए पर। ये आपको पॉइंट नंबर 5 में क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए रोबो ने किसी फाइनेंशियल ईयर में 3 गेम खेला और गेम 1 से नेट विनिंग 6,000 रुपए हुआ, गेम 2 से नेट विनिंग 5,000 रुपए हुआ, गेम 3 से नेट विनिंग 4,000 रुपए हुआ। तो इस तरह से उस फाइनेंशियल ईयर में ड्रीम 11 से रोबो को नेट विनिंग 15,000 रुपए हुआ, तो उसको इनकम टैक्स 15,000 रुपए पर देना होगा। आप सभी लोग अच्छे से ये जानते होंगे कि इस स्थिति में नेट विनिंग पर ड्रीम 11 ने कोई टीडीएस नहीं काटा होगा, क्योंकि रोबो का नेट विनिंग किसी भी एक गेम में 10,000 रुपए से कम है। और आप सभी को मालूम है ड्रीम 11 टीडीएस तभी काटेगा जब नेट विनिंग 10,000 रुपए से ज्यादा हो। तो क्या इस केस में रोबो को टैक्स नहीं देना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस में भी रोबो को आईटीआर फाइल करना होगा और 15,000 रुपए पे 30% के फ्लैट रेट से इनकम टैक्स देना होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना, इनकम टैक्स केवल उस व्यक्ति को नहीं लगेगा जिसका नेट विनिंग 10,000 रुपए से कम हो या जो लॉस में हो। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5वां पॉइंट है सर्ट ऑफ लॉसेस, मतलब नुकसान को समायोजित करने का प्रावधान। जैसे रूल में लिखा हुआ है वैसे ही मैं पढ़ता हूं। Losses from lotteries, crossword puzzles, races, card games, etc., are allowed to be set off only against income from the same source. It is clearly written in point number 34 of Circular number 138, dated June 17, 1974 of Finance Act, 1974. इसका मतलब है ड्रीम 11 से होने वाले नुकसान को केवल ड्रीम 11 से होने वाली आय से ही सेट ऑफ मतलब समायोजित करने की अनुमति है। पॉइंट नंबर 34 ऑफ सर्कुलर नंबर 138 डेटेड 17 जून 1974 ऑफ फिनांस एक्ट 1974 में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। ये बात ड्रीम 11 यूजर्स के लिए उतना फायदे का नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। Losses relating to these sources incurred in 1 year are also not allowed to be carried forward to be set off against income of a subsequent year.
ड्रीम 11 से होने वाले किसी भी वर्ष के नुकसान को उसके बाद के वर्ष की आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अग्रेषित करने की अनुमति नहीं है। इसका मतलब हुआ, ड्रीम 11 के केस में जिस साल लॉस हुआ है उसी साल के इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है, जबकि बिजनेस आदि के केस में किसी भी वर्ष के नुकसान को उसके बाद के वर्ष की आय के विरुद्ध समायोजित करने के लिए अग्रेषित करने की अनुमति है। आप लोग इस सर्कुलर को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं इस सर्कुलर के पॉइंट नंबर 34 को पूरा पढ़ देता हूं। Carry forward and set off of losses from horse races. 34. Under Section 74A, losses from lotteries, crossword puzzles, races, card games, etc., are allowed to be set off only against income from the same source. Losses relating to these sources incurred in 1 year are also not allowed to be carried forward to be set off against income of a subsequent year. For this purpose, each of the following sources is regarded as a separate and distinct source. A. Lotteries. B. Crossword puzzles. C. Races, including horse races. D. Card games. E. Other games of any sort. F. Gambling or betting of any form or nature not falling under any of the foregoing items. In view of this provision, loss incurred by an owner of racehorses in the activity of owning and maintaining such horses is not allowed to be set off in the year in which it is incurred against any source of income except his winnings from races, nor is it allowed to be carried forward to be set off against income from any source in any subsequent year. आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है, आप लोग जितना भी इन्वेस्टमेंट ड्रीम 11 में करते हैं उसका पूरा हिसाब रखा कीजिए, ताकि आपको ये पता हो कि आपका कितना इनकम हुआ है और कितना लॉस। इसके लिए आप कोई भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खाता बुक आदि। इसका जरूरत आपको ITR फाइल करते टाइम होगा, और आप सोर्ट ऑफ लॉसेस प्रावधान का, जो कि सर्कुलर नंबर 138 डेटेड 17 जून 1974 ऑफ फिनांस एक्ट 1974 में दिया हुआ है, उसका का लाभ उठा पाएंगे। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, Deductions and exemptions on income from Dream 11 etc. करदाता जीत पर इनकम टैक्स एक्ट के चैप्टर 6A के तहत एक्सपेंडिचर पर डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि ड्रीम 11 से होने वाले इनकम पर सैलरी या बिजनेस से होने वाले इनकम की तरह सेक्शन 80C, 80D आदि की तरह एक्सपेंडिचर पर डिडक्शंस क्लेम नहीं मिलेगा। अगला और अंतिम पॉइंट है ITR फाइल करके आपके अपने कटे हुए 12,500 रुपए वापस लेने के प्रावधान। Rebates in income tax filing. धारा 87A। धारा 87A छूट उन लोगों पर लागू होती है जिनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है। इसलिए यदि खेल से जीत के पैसे पर फ्लैट 30% TDS काटा गया है तो ITR फाइल करते समय धारा 87A के तहत छूट का दावा कर सकते हैं। करदाता को मैक्सिमम 12,500 रुपए का छूट मिल सकता है। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का टोटल इनकम सभी स्रोतों जैसे सैलरी, बिजनेस आदि से मिलाकर अगर 5 लाख से कम है तो वह व्यक्ति ITR फाइल करके मैक्सिमम 12,500 रुपए वापस पा सकता है। आप सोच क्या रहे हैं? आज ही ITR फाइल करें। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 के ITR फाइल करने का अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 था। आप ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। फिर भी आप लेट फाइन के साथ अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 का ITR फाइल कर सकते हैं।
जल्दी कीजिए, कहीं 12,500 रुपये वापस पाने का मौका हाथ से ना निकल जाए। ITR फाइल करने में किसी तरह की सहायता के लिए ईमेल आईडी पे संपर्क करें। ये चैनल ITR फाइल करने के लिए किसी पेशेवर की मदद को प्रोत्साहित करता है। इतना काम का इंफॉर्मेशन देने के बाद एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हाल के ही दिनों में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा है कि हमारे पास आंकड़े हैं। हम कुछ कंपनियों और प्रतिभागियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में हैं। इसका मतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले इनकम पे गवर्नमेंट की कड़ी नजर है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा ड्रीम 11 यूजर्स को शेयर करे और ड्रीम 11 यूजर्स को उनका अपना TDS के रूप में कटा हुआ पैसा वापस दिलाने में मदद करे। अगर वीडियो देखने के बाद भी किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो हमको जरूर लिखें। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद। अस्वीकरण। इस वीडियो की सामग्री को कानूनी राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। विस्तृत अस्वीकरण देखें। यह वीडियो तैयारी के समय मौजूद सामान्य जानकारी प्रदान करता है। वीडियो का उद्देश्य जानकारी देना है। इस वीडियो के मालिक इस वीडियो में निहित किसी भी सामग्री के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि के लिए न तो कोई जिम्मेदारी लेता है और न ही स्वीकार करता है। यह अनुशंसा की जाती है कि विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पेशेवर सलाह ली जाए। यह वीडियो मूल घोषणाओं को संदर्भित करने की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं करता है।